तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज है 20 जुलाई और आज के एग्जाम में इकोनॉमिक्स से सवाल पूछा गया है। तो जो आज का एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए और आने वाला जो एग्जाम है उसमें किस तरह का प्रश्न और बन सकता है, तो उस आधारित पर एक वीडियो हम और लेके आ गए हैं। यानी जिनका 23 को एग्जाम है, जिनका 27 को एग्जाम है, जिनका 30 को एग्जाम है और जिनका 3 को एग्जाम है, उन सारे बच्चे के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इन सारे शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम नहीं है या इस साल आपका एग्जाम नहीं है तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले भविष्य में तो आप एग्जाम देंगे ही देंगे, तो खराबी नहीं करेगा, बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, इतना बोल सकते हैं कि अभी जिनका एग्जाम सामने है उन बच्चों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी उनको ध्यान में रखकर हम बना रहे हैं। ठीक है, बाकी के बच्चे को तो जरूर फायदा होगा, उसमें कहीं से कोई शक वाली बात नहीं है। चलिए तो बिना देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले लिखते हैं कि बजट। बजट की अवधि क्या होती है? ये बजट होता है ना, बजट। बजट का अवधि, अवधि का मतलब होता है कि बजट की का समय क्या है। बजट का अवधि का मतलब समझते हैं कि बजट कब से कब तक पेश होता है। तो पहला नंबर बजट 31 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल से लेकर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी पूरे एक साल का लेखा जोखा को ही बोलते हैं बजट। अब बजट का उल्लेख संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं है, लेकिन बजट के स्थान पर, बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। वार्षिक वित्तीय विवरण, तो वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। बजट का चर्चा संविधान में नहीं है, लेकिन इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसका अनुच्छेद जो है वो 112 है। तो याद रखिएगा, ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ये पॉलिटी के अंदर में भी पूछ सकता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है, तो आप बोल दीजिएगा अनुच्छेद 112। फिर बोलिएगा ये बजट कौन पेश करता है? बजट पेश कौन करता है? तो पेश करता है वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। ठीक है, तो ये बजट क्या है? वार्षिक होता है। बजट क्या है? वार्षिक, यानी सालाना पेश होता है। और यही सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है। बिहार दरोगा वाला एग्जाम में सवाल पूछा था कि बजट की अवधि होती है, वार्षिक होती है, 2 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है कि 6 वर्ष का होता है। तो वार्षिक होता है, तो इसका आंसर वार्षिक हो जाएगा, यानी सालाना हो जाएगा। तो बजट कितने साल पे पेश होता है? 1 साल पे, वार्षिक है ना। पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। इसका काल कब से कब तक है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाए तो क्या कार का जो खरीदने का जो क्षमता होता है, कार की खरीद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, लिखिएगा, पेट्रोल पेट्रोल का मूल्य बढ़ने पर, पेट्रोल का मूल्य बढ़ने पर कार के खरीद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कार जो चलाते हैं कार, है ना। तो अगर पेट्रोल का मूल्य बढ़ जाता है, सवाल लिखिएगा कि पेट्रोल का मूल्य बढ़ने पर कार के खरीद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ने पर कार के खरीद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको मालूम है कि कार का खरीद घट जाएगा,
काला घटेगा? क्योंकि रेट महंगा हो गया पेट्रोल का, तो कार का खरीदने के जो क्षमता होगा वो घट जाएगा, मार्केट में कम से कम कार बिकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे लिखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल लिखिएगा, दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ग्राम ज्योति योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध किससे है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध किससे है, यही आपको लिखना है। तो इसका आंसर लिखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध आपका विद्युत से है। विद्युत मतलब बिजली, विद्युत से है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो विद्युत से है, इलेक्ट्रिसिटी से है, विद्युत से है। नोट कर लीजिए। फिर लिखिएगा, जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन, अगला सवाल है, जल जीवन हरियाली योजना का संबंध किस राज्य से है? जल जीवन हरियाली योजना का संबंध किस राज्य से है? जल जीवन हरियाली योजना का संबंध किस राज्य से है? तो वो है अपना बिहार राज्य से। किससे? अपना बिहार। और इसी जल जीवन हरियाली योजना के थ्रू अब सड़क के किनारे देखते होंगे पेड़ पौधा लगाता है। सड़क के किनारे क्या होता है? ये जो सड़क के किनारे जो पेड़ लगता है, सड़क के किनारे जो पेड़ लगाया जाता है, इसी योजना के थ्रू जल जीवन हरियाली योजना शुरू करने वाला अपना बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया लिखिएगा, हिंदी में लिख देते हैं, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। मेक इन इंडिया का शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। चलिए आगे लिखिएगा, लिखिएगा आगे, जीडीपी। जीडीपी, तो जीडीपी का पूरा नाम पूछेगा, आपका पूरा नाम, कि जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो जी से होता है ग्रॉस, डी से होता है डोमेस्टिक, और पी से होता है प्रोडक्ट। इसको हिंदी में लिखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है जीडीपी को। तो जीडीपी का हिंदी में पूछे तो सकल घरेलू उत्पाद,
इंग्लिश में पूछे तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा, देखिए सर्व शिक्षा अभियान, देखिएगा सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? लिख लिए, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है कि 6 से 14 साल तक के, देखिए 6 से 14 साल तक के आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, प्रारंभिक शिक्षा देना। तो सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, यही उद्देश्य है किसका? सर्व शिक्षा अभियान का। लिखिएगा, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलता है? लिखिएगा, भारत में सबसे अधिक भारत को वाला क्वेश्चन काट दीजिए, जो लिख पा रहे हैं वो क्वेश्चन काट दीजिए। आप ये सवाल लिखिएगा, ये जो मौसमी बेरोजगारी है जो लिख रहे थे ना उसको काट दीजिए। आप अभी लिखिए मौसमी बेरोजगारी। कौन बेरोजगारी? मौसमी। मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? किस क्षेत्र में मिलता है? तो मौसमी बेरोजगारी आंसर लिखिएगा, कृषि के क्षेत्र में मिलता है। मौसमी जो बेरोजगारी है वो कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आप जानते हैं अभी धान रोपनी चल रहा है, किसान लोग अभी रोजगार में लगा हुआ है, लेकिन धान रोपने के बाद 3 से 4 महीना वेट करेगा धान होने का, तो 3 से 4 महीने तक वो पूरी तरह से बेरोजगार रहेगा। अभी तो रोजगार में है, ट्रैक्टर वाला रोजगार में है, रोपनी करने वाला रोजगार में है, पानी पटाने वाला रोजगार में है, खेती करने वाला रोजगार में है, लेकिन सबका काम ठप हो जाएगा 3 से 4-5 महीने के लिए। तो उसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। यानी एक मौसम में काम है, फिर अगले मौसम के लिए आपका काम नहीं है, बेरोजगार हो जाएंगे आप। तो ये जो मौसमी बेरोजगारी है ना, आपको कृषि के फील्ड में देखने को मिलता है। आगे लिखिएगा, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? भारत में मनरेगा, भारत में मनरेगा, भारत में मनरेगा, कभी कभी ऐसे लिख के देगा मनरेगा। तो मनरेगा कब लागू हुआ भारत में? कब लागू हुआ है मनरेगा? तो मनरेगा भारत में लागू हुआ है 2006। मनरेगा भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक योजना है
जिसके थ्रू जो लेबर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। कितने दिनों का? मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार मिलता है? तो मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार मिलता है। 100 दिनों का क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। नोट कर लीजिए। मनरेगा में 100 दिनों का क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, E20 क्या है? E20, T20 नहीं, E20। E20 क्या है? E20 क्या है? सवाल पूछेगा कि E20 यानी E जो 20 है वो क्या है? E20 है क्या? तो E जो 20 है आपका, वह एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। एल्कोहल एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। यानी पेट्रोल में क्या मिलाया गया है? एल्कोहल। उसी को बोलते हैं E20। E20 बोलते हैं। जल्दी से नोट करो। E20 क्या है? तो E20 क्या है? तो एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है E20। आगे लिखिएगा, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। बाबू जगजीवन राम छात्रावास। बाबू जगजीवन राम छात्रावास। बाबू जगजीवन राम छात्रावास। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध, बाबू जगजीवन राम छात्रावास का संबंध किन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है? किन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए? लिखिएगा, बाबू जगजीवन राम छात्रावास का संबंध किन वर्ग के, किन वर्ग मतलब कौन से कैटेगरी, किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बना हुआ है? मतलब इसमें किस जाति के बच्चे इसमें रह सकते हैं? बाबू जगजीवन राम छात्रावास है, बच्चे लोग रहते हैं यहाँ पे, छात्रावास है। तो यहाँ पे किस वर्ग के लोग मतलब रहेंगे? SC ST OBC कौन से वर्ग के लोग रहेंगे? तो रहेंगे SC जाति। बाबू जगजीवन राम है, राम तो राम मतलब SC कैटेगरी, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति SC कैटेगरी। SC मतलब अनुसूचित जाति। कौन जाति? अनुसूचित जाति के बच्चे यहाँ पर रह के पढ़ाई कर सकते हैं। कौन से छात्रावास में? बाबू जगजीवन राम छात्रावास। देखिएगा, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? मतलब राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का
मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का जो मतलब है वो क्या है? जल्दी से नोट कीजिए। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो आंसर लिखिएगा, उत्पादन, यानी कितना उत्पादन आप किए हैं। तो उत्पादन, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधनों से जो प्राप्त आय है, जो प्राप्त आय है, मतलब एक लाइन में आपने जो बेचा है, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, भारत के अंदर में जो भी प्रोडक्ट बनता है और उनसे जो प्राप्त आय होता है वही होता है राष्ट्रीय आय। क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है। लाइट कटा हुआ है, इस वजह से एक बॉल बंद कर दिए हैं। बहुत देर से लाइट कटा हुआ है। अब लिखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। प्राथमिक शिक्षा से है। आगे लिखिएगा, रंगराजन कमेटी कब गठित किया गया था? रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी। अगला प्रश्न क्या है? रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी कब गठन किया गया था? रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी का गठन 2005 में हुआ था। रंगराजन कमेटी का जो गठन है वो 2005 में किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
जो मेन मैंने वही पढ़ा रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, चिंता मत कीजिएगा। बस आप याद करते चलिए मेरे साथ, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम है नहीं। जो आप याद करिएगा मेरे साथे साथे याद करते चलिए, ठीक है। पढ़ते पढ़ते याद कर लीजिए इसको, दोबारा घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आगे लिखिएगा, बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है। बहुउद्देशीय क्या है? बहु बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय नदी परियोजना, बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है। क्या है? आधुनिक भारत का मंदिर है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है। किस नेता के द्वारा यह तुलना की गई थी? माने कौन सा नेता था, किस नेता के द्वारा यह तुलना किया गया था? नोट करिएगा कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी परियोजना मतलब बांध बनाना, तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है। आधुनिक भारत जो अभी का भारत है, आजादी वाला भारत, तो आधुनिक भारत का मंदिर है। यह किस नेता के द्वारा यह बात बोला गया था? यह किस नेता के द्वारा ऐसा बात बोला गया था? तो आंसर लिखिएगा, वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे जो इन्होंने बोले थे कि जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है वो आधुनिक भारत का मंदिर है। आधुनिक भारत का मंदिर है। कौन बोला था? जवाहरलाल नेहरू। आगे लिखिएगा, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? किसान के लिए कॉल सेंटर बनाया गया। कैसे आप लोग को बैलेंस चेक करवाना होता है या नेटवर्क स्लो रहता है तो कस्टमर केयर फोन कर लेते हैं, तो किसान लोगों को भी अगर कोई समस्या हो खेती से रिलेटेड, बीज से रिलेटेड, खाद से रिलेटेड, तो वो भी एक कॉल सेंटर बना दिया है सरकार ने, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकता है। किसान कॉल सेंटर। कौन सेंटर? किसान कॉल सेंटर। लिखिए, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? जल्दी से नोट कीजिए। तो जनवरी 2004 में, जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर बनाया गया। किसान कॉल सेंटर बनाया गया, नोट कर लीजिए।
आगे लिखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी इंडियन इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य काम क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य आधार क्या है? मतलब भारत परिवहन के लिए किस चीज का सबसे ज्यादा यूज करता है? एयरवेज का, एयरवेज मतलब एयरपोर्ट, रेलवे का, या जल मार्ग यानी हवाई पनिया जहाज का, या फिर रोडवेज का, रोड का हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब हवाई जहाज का, कि रोड का, कि रेल का, या फिर पनिया जहाज का। ये चारों में से हम सब लोग सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको मालूम है सबसे ज्यादा रोड का प्रयोग करते हैं। रोड, सड़क, रोडवेज। किसका प्रयोग? रोडवेज का प्रयोग करते हैं। रोडवेज का है तो सड़क, सड़क का प्रयोग करते हैं सबसे ज्यादा। आगे लिखिएगा, NSDL का पूरा नाम, NSDL का पूरा नाम पूछ रहा है, थोड़ा जल्दी से नोट कीजिए। NSDL का पूरा नाम क्या होता है? तो लिखिएगा, N का मतलब होता है नेशनल, N का मतलब नेशनल, S का मतलब सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज, तो नेशनल सिक्योरिटीज। और डी से होता है डिपोजिटरी, डिपो डिपोजिटरी, जिटरी, डिपो, तो नेशनल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज डिपोजिटरी। एल का मतलब लिमिटेड, एल का मतलब लिमिटेड। तो क्या हुआ? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड होता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी, एल फॉर लिमिटेड। आगे लिखिएगा, ब्लू चिप कंपनी क्या होता है? ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी क्या होता है? ये जो ब्लू चिप कंपनी होती है, ब्लू चिप कंपनी कौन कंपनी? ये जो ब्लू चिप कंपनी होता है वो किस प्रकार का कंपनी है? ब्लू चिप कंपनी, नोट कीजिए जल्दी से। ब्लू चिप कंपनी किस प्रकार की कंपनी है? तो लिखिएगा, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी होती है, माने पैसा वाला कंपनी होता है। आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी होता है। आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी होता है। आर्थिक रूप से मतलब उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। तो ब्लू चिप कंपनी का मतलब हुआ आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी, यानी पैसा वाला कंपनी, जिसके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं हो।
देखो बैंक नोट प्रेस कहाँ है? बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस कहाँ है? बैंक नोट प्रेस कहाँ है? बैंक नोट प्रेस कहाँ पड़ेगा? बैंक नोट प्रेस, तो बैंक नोट प्रेस आपका जो पड़ेगा वो देवास, देवास में पड़ेगा, देवास में पड़ेगा। बैंक नोट प्रेस कहाँ पड़ेगा? देवास में पड़ेगा। देखिए अगला सवाल, भारतीय रुपए का नया प्रतीक, भारतीय रुपए का नया जो प्रतीक है, इस तरह का जो रुपया है ना, इस तरह का, ये देने वाले कौन थे? तो वो थे उदय कुमार। कौन थे? उदय कुमार। ये जो रुपया का सिंबल है ना, ऐसे, अरे ऐसे लिखते हो, ऐसे, तो ये रुपया का सिंबल देने वाले कौन थे? उदय कुमार। कौन थे? उदय कुमार थे। देखो एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब मोनोपोली। एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकाधिकार का अर्थ होता है कि एकल क्रेता। एकल क्रेता का मतलब होता है कि एक आदमी बेचने वाला हो, बेचने वाला क्या है? वो एगोरा, यानी एक ही दुकान हो, उसे एकल, एकाधिकार बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं। एकाधिकार, एक के आदमी बेचने वाला हो, एकाधिकार। चप्पल कहाँ है? इधर घूमो ना, नहीं पहना हुआ है? काला उनको तो उनको भी तो खाना वाना खाया, तो फिर पहन के कल आया है, खाली बदमाशी करता है। चुप हो, लाइन कट गया है? ऐसे बोला है किसके फोन में?